नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। अब ऐसे तो राजनेताओं का जो चित्र हमें देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति करते हुए, राज करते हुए दिखाई देता है। लेकिन इस काल में जब भी चुनाव आते हैं तब हमें राजनेता जनता के बीच जनता के नेता के रूप में दिखाई देने लगते हैं। एक छवि परिवर्तन हम सब देख सकते हैं। चुनावी माहौल और चुनाव के परिणाम के बाद परिस्थितियां काफी भिन्न होती है, यह तो अब आम आदमी भी समझ चुके हैं। यानी कि आम लोग जानते हैं कि वह राजनीतिक कहावत कि जनता की थाली में पुलाव आया है क्योंकि चुनाव आया है। अब यह सब चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वर्ष गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे तो गुजरात के लिए कहा जाता है कि गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरे किसी पक्ष को जनता ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब यही बात को गलत साबित करने का जिम्मा जैसे आम आदमी पार्टी ने उठा लिया है। दिल्ली में सत्ता में वापसी और पंजाब में विजय के बाद आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में गुजरात में बदलाव कर दिखाना चाहती है। एक मौका आम आदमी पार्टी को और फिर देखो गुजरात को यह सूत्र भी वो दे चुकी है। लेकिन यह उतना भी आसान नहीं, क्योंकि गुजरात भाजपा का गढ़ गिना जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्य प्रधान थे। देश के गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य गिने जाने वाले अमित शाह भी तो गुजरात से ही है। अब भाजपा के लिए गढ़ नहीं पर नाक का सवाल है गुजरात में विजय होना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भले ही दिल्ली में केंद्र सत्ता पर विराजमान हो, पर उनकी निगाहें गुजरात पर हमेशा रहती है। यही नहीं बल्कि गुजरात की सरकार ही दिल्ली से चलती है, यह भी विरोधी दल कहते रहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि केंद्र की भाजपा के यह वटवृक्ष के मूल कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़े हुए हैं। गुजरात में भाजपा को मजबूत रखना जरूरी है और इसीलिए कोरोना काल के बाद बराबर एक वर्ष पहले गुजरात राज्य में चुनाव से पहले परिवर्तन, बदलाव देखने को मिला। नए मुख्य प्रधान भूपेंद्र पटेल के साथ पूरा नया मंत्रिमंडल ला दिया गया, जिनमें नए चेहरे देखने को मिले। अब भाजपा का मकसद तो नए चेहरे लाने का यह था कि जिनका कोई सत्ता की इतिहास न हो, कोई विवादित इतिहास न हो, कोई चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी न हो। पर कहते हैं ना कि हर चीज के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ माइनस भी होते हैं। अब कहीं ना कहीं यही नयापन कुछ मामलों में लोगों को रास नहीं आता, तो फिर चर्चाएं शुरू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती है कि नया मंत्रिमंडल तो बाल मंदिर है। यानी कि पुरानी टीम, पुराना मंत्रिमंडल जैसा अनुभव नई टीम में नहीं है। ये तो आम चर्चा की बात हो गई, लेकिन फिर भी यह बात तो माननी पड़ेगी कि भाजपा का पलड़ा भारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम जनता के बीच जाने के लिए काफी है। आज भी लोग मोदी के नाम से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए तो भाजपा सरकार नहीं पर मोदी सरकार ही लोग गिनते हैं। अब यही लोगों के प्यार और विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल के दम पर दिल्ली पहुंचे, पर अब उसी दिल्ली के मुख्य प्रधान अरविंद केजरीवाल गुजरात में दिल्ली मॉडल लेकर आए हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गुजरात में कहीं ना कहीं जरूरत लगने पर राजस्थान मॉडल दिखा रही है। कांग्रेस के लिए ऐसे तो सत्ता हासिल करने से ज्यादा विरोध पक्ष बचाने की चुनौती है, क्योंकि पहले भाजपा और कांग्रेस की जो राजनीतिक नोक-झोंक देखने को मिलती थी, उसके बदले अब आम आदमी पार्टी के विरोध और रणनीति के चलते भाजपा और आम आदमी पार्टी की नोक-झोंक देखने को मिलती है, जैसे कि भाजपा का विरोध पक्ष आम आदमी पार्टी ही हो, जिन्हें जनता की आवाज उठानी है। अब एक के बाद एक हार और कई बड़े छोटे नेताओं के पक्ष के दामन छोड़ने के बाद कांग्रेस को मजबूत रणनीति की जरूरत है, जिससे पक्ष टूटे नहीं। अब वैसे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात शामिल नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जनता के बीच जाने की ये यात्रा का लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को मजबूत करने के लिए जरूर से काम आएगा। अब जैसे बात शुरुआत में की, उसी तरह चुनाव के चलते आम आदमी
के साथ जुड़े होने की छवि हर पक्ष के लिए जरूरी हो गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक प्रयास है आम आदमी तक पहुंचने का, उन्हें सुनने का। तो भाजपा गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्य प्रधान भूपेंद्र पटेल, जिनकी सादगी के गुणगान अक्सर सुनने को मिलते हैं भाजपा के लोगों के द्वारा, लेकिन इन सब पर भारी हो वैसे गुजरात राज्य में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब अहमदाबाद में एक आम आदमी की तरह एक आम आदमी के घर उस आम आदमी के निमंत्रण पर पहुंचे, लेकिन आम आदमी के घर पहुंचने से पहले ही पुलिस और केजरीवाल के बीच हंगामा हो गया। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ से आपने हमें कैद करके रखा है। वही सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। और मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है। मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ। जनता के बीच में जाऊंगा मैं। अब आपको बता दें कि चालकों से संवाद के दौरान ऑटो ड्राइवर विक्रम ललतानी ने केजरीवाल से कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप पंजाब में एक ऑटो चालक के घर डिनर करने गए थे। क्या आप मेरे घर भी रात के खाने के लिए आएंगे? इस पर केजरीवाल ने हामी भरी और कहा कि पंजाब में ऑटो वाले मुझसे प्यार करते हैं और यहाँ भी। आप 8 बजे मेरे होटल आइए, हम आपके साथ आपके घर ऑटो से चलेंगे। और इस दौरान ललतानी ने खुशी से सिर भी हिलाया, लेकिन सुरक्षा कारणों से गुजरात पुलिस ने दिल्ली के सीएम को ऑटो में बैठकर जाने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि पुलिस से तीखी नोकझोंक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल साथी नेताओं के साथ ऑटो ड्राइवर के घर डिनर पर पहुंचे। अब आपको बता दें कि इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट भी किया गया जिसमें कहा कि बीजेपी लाख कोशिश करे लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं है। और आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो भी शेयर किया है। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्रम दंतानी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ। मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ लेने आऊंगा सर। बहुत अच्छा। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने। हाँ सर, हम तीनों आएंगे। हाँ ठीक है। थैंक यू। ऑटो ड्राइवर हैं अहमदाबाद में। आज ऑटो चालकों के साथ जो हमारा संवाद हुआ उसमें विक्रम जी ने इच्छा जताई कि मैं उनके घर खाने के लिए आऊं और मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। अभी मैं उनके ऑटो में बैठ के उनके घर खाने के लिए आया। उनके पूरे परिवार से मिला, उनके दादा, उनकी दादी, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनकी बहन, उनके जीजा जी
सब लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा इनके परिवार से मिलके, और जो खाना खिलाया बिल्कुल जैसे हम अपने घर में बनाते हैं वैसा ही खाना था, बहुत अच्छा खाना था। मैं पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैंने इनके पूरे परिवार को निमंत्रण दिया है। इनके वाइफ दिल्ली की हैं, तो जब भी अगली बार दिल्ली आए तो वो मेरे घर पे आए खाने के लिए, जैसे इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं भी इनको निमंत्रण देता हूँ कि ये भी मेरे घर खाने के लिए आए। अब यह तो आम आदमी पार्टी की बात हुई, सामने भाजपा भी सोशल मीडिया पर कैसे पीछे रह जाती। और वैसे भी जरूरी है दोनों पक्ष की बातें सुनना। दरअसल बीजेपी दिल्ली ने ट्विटर पर परवेज साहिब सिंह की ट्वीट को रिट्वीट किया, जिसमें लिखा गया है कि केजरीवाल पर हिंसात्मक हमला हो सकता है, इसीलिए आप गुजरात ने पत्र लिखकर स्पेशल सिक्योरिटी की मांग की थी। फिर फिल्मी कहानी रचती है कि पुलिस लोगों से मिलने नहीं जाने दे रही, सुरक्षा नहीं मिले तो केंद्र हमला करवाना चाहती है, और सुरक्षा मिले तो कैद कर रहे हैं वार इच्छाधारी गिरगिट। और साथ ही प्रूफ के लिए एक फोटो रखी गई जिसमें 2 लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात यहीं से नहीं अटकी, बीजेपी दिल्ली ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि सिक्योरिटी मांगने को लेकर केजरीवाल का यू टर्न। आप मेरे को सुरक्षा नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप नहीं लेंगे अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ से आपने हमें कैद करके रखा है, वही सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। और मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। चलो, ये नोक झोंक तो चुनाव के समय जैसे आम हो गई है। अब गुजरात राज्य की बात करें तो 182 विधानसभा सीटें हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। सबसे पहले कांग्रेस की ओर से क्या ध्येय बताया गया था वह देखते हैं, और उसके बाद आज भी क्या ध्येय बताया जा रहा है उस पर एक नजर करते हैं। 2022 में 125 प्लस સાથે સરકાર જ્યારે બનવા જઈ રહી છે ત્યારે એ સરકાર બન્યા પછીના જે અમારા પ્રોમિસીસ છે, સરકાર બન્યા પછીની અમારા જે વચનો છે એની પણ ઘોષણા 27મી તારીખે દ્વારકા ડિક્લેરેશનમાં કરીશું। કરવાની છે એનું માર્ગદર્શન આદરણીય અશોકજી આપશે। પહેલા પણ નેતૃત્વ સંભાળ્યું છે, થોડાક આંકડાઓ પૂરતા અમે ગઈ વખતે સત્તાથી બહાર રહ્યા, જે કસરો રહી છે પૂરી કરીશું, અને 125 પ્લસ સાથે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનાવી છે। यानी कि कांग्रेस का पहले भी ध्येय 125 प्लस सीटों का था और अभी भी 125 प्लस सीटों का है। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले, जिसमें क्या कहा गया था। और ये तो पहले की बात थी। अब अरविंद केजरीवाल का यह मानना है कि 2 महीने रह गए हैं, भाजपा जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है। आइए करते हैं नजर। आम आदमी पार्टी नो विरोध करे छे, नहीं आम आदमी पार्टी नो कोई धारासभ्य गुजरात में के नहीं कोई केंद्र नी अंदर अमरा मंत्री के लोकसभा ने अंदर सांसद, छतांय आज आम आदमी पार्टी नो भाजपे विरोध करवो पड़े छे એટલા માટે કે એમની જ આઈબીઓ સર્વે આપે છે કે 55 થી 60 सीटों पर आम आदमी पार्टी हालनी तारीख में गुजरात में जीते छे। तो दोस्तों, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन दिया जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब 2 महीने रह गए, वैसे इनका जाने का, भाजपा जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। यानी कि कुछ महीने पहले गोपाल इटालिया द्वारा यह दावा किया गया था कि आईबी की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त ही आम आदमी पार्टी को 55 से 60 सीटें गुजरात में मिल रही थी, और आज शायद आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है, उन्हें लगता है कि अब जो कि गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, वो गुजरात में आम आदमी पार्टी आ रही है और भाजपा जा रही है। अब ये तो आम आदमी पार्टी का कहना हो गया। अब आखिर में हम भाजपा की भी बात सुनेंगे, जो भाजपा करीब करीब 27 सालों से गुजरात में सत्ता पे है।
गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल अक्सर 182 में से 182 लाने की विचारधारा रखते हैं, जो दिखा देते हैं। लेकिन अब आज की ही बात करें तो अमित शाह, जो कि गुजरात के दौरे पर है, उन्होंने भी कुछ कहा है। आइए करते हैं नजर। અમે અમારો આવનારા ઇલેક્શનમાં 2022માં 182માંથી 182 સીટ જીતવાની જે અમારો ટાર્ગેટ છે એ ચોક્કસપણે પૂર્ણ કરીશું અને પાર્ટીને વધુ મજબૂતાઈ તરફ લઈ જવા માટે પૂરી તાકાત સાથે કામ કરીશું। ભૂપેન્દ્રભાઈ, ગુજરાતની जनता ભારતીય जनता પાર્ટીની સાથે છે। મોદીજીના નેતૃત્વમાં, તમારા નેતૃત્વમાં નિશ્ચિત રૂપે આ મહિનાના અંતમાં ફરી એકવાર ગુજરાતમાં 2/3 બહુમતી સાથે ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકારની છે। હું સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો છું। अब CR पाटिल भले ही स्वघोषित अंक 182 बता रहे हो, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही कभी 150 सुनाई दिया गया और अब तो अमित शाह ने 2/3 यानी कि करीबन 121 सीटें आने का दावा कर दिया। यह अंक कम क्यों होते जा रहे हैं? यानी कि अमित शाह, जो कि हमेशा से प्रैक्टिकल बात करने में मानते हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें अनुभव से लगता है कि 150 सीटें पॉसिबल नहीं, क्योंकि पिछले चुनावों में भी 150 का लक्ष्य था, जो शायद अमित जी को याद आ गया। आइए करते हैं एक नजर। नरेंद्रभाई सीएम હતા તો 128 સીટો આવી રીતે લગ્યા ગયો તો નરેન્દ્રભાઈ પીએમ હતો કેટલી સીટો આવી જોઈએ, કેટલી આવી જોઈએ? આનાથી ઉપર કોઈ લડી કરવાની જરૂરત નથી। अब उस समय भले ही 150 की बात हो, लेकिन आई 99 ही थी, यानी 3 डिजिट तो पॉसिबल ही नहीं थी। सिर्फ 2 डिजिट में भाजपा समेट के रह गई। और वैसे भी जैसे अमित जी ने बताया था कि जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तब अगर उतनी सीटें ही आई थी, तो अब प्रैक्टिकली सोचा जाए तो नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड क्या भूपेंद्र पटेल द्वारा तोड़ दिया जाएगा या टूटेगा? ये सोचने का विषय है। अब उस हिसाब से भी अभी जो 2/3 सीटों की अमित जी ने बात कही है, वो तो बिल्कुल ठीक नजर आती है। अब ये चिंता का विषय कहां आता है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि CR पाटिल अगर 182 सीटें भाजपा की नहीं आती तो क्या प्लान है उनका, वो भी वो पहले ही बता चुके हैं। आइए करते हैं नजर। तो आओ આપણે સાથે મળીને રાજકોટના આવનાર ઇલેક્શનમાં 72 માંથી 72 સીટ જીતવાનો સંકલ્પ કરીએ। आओ આપણે આવનારા વિધાનસભામાં 182 માંથી 182 सीट જીતવાનો સંકલ્પ કરીએ। હું જો 182 માંથી 181 सीट આવે ને, હું તે દિવસે રાજીનામું આપી દેવાનું। ભૂપેન્દ્રભાઈ, ગુજરાતની जनता ભારતીય जनता પાર્ટીની સાથે છે। મોદીજીના નેતૃત્વમાં, તમારા નેતૃત્વમાં નિશ્ચિત રૂપે આ મહિનાના અંતમાં ફરી એકવાર ગુજરાતમાં 2/3 બહુમતી સાથે ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકારની છે। હું સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો છું। अब CR पाटिल ने तो यकीन दिलाया था कि अगर 182 में से 1 सीट भी कम आती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब अमित शाह, जो कि खुद कह चुके हैं कि 2/3 के साथ भाजपा जीतेगी, तो क्या अब CR पाटिल अपना जो इस्तीफा है वो लिखकर तैयार रखेंगे? क्या सही में CR पाटिल को पहले ही हार मिल चुकी है क्या? अब ठीक है, वो इस्तीफा तैयार रखे ना रखे, ये तो भाजपा का आंतरिक विषय है, पर इन शॉर्ट देखा जाए तो सभी पार्टियों को जीत की उम्मीद है, पर जनता यानी कि आम आदमी ही तय करेगा कि जीत किसकी। लेकिन प्रश्न तो ये भी है कि मुख्यमंत्री कौन? अब भाजपा के नेता तो भूपेंद्र पटेल को चेहरा पहले ही बता चुके हैं, पर क्या भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा जनता की पसंद है सही? मुख्यमंत्री के तौर पर क्या भूपेंद्र पटेल को जनता देखना चाहती है या नहीं? आइए एक और नजर करते हैं एक वीडियो पर। गुजरात के 6 करोड़ लोग तय करेंगे कि उनको क्या चाहिए। जनता जो मांगेगी, आज सरकार
आज सरकार दिल्ली से चलती है, रोज मुख्यमंत्री बदल देते हैं, इनके पास मुख्यमंत्री बनाने लायक आदमी नहीं है। लेकिन आपके सारे नेता यही बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए, विजय रूपानी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री किसने बनाया? इन्होंने तो नहीं बनाया, जनता ने, दिल्ली वालों ने बनाया। ऐसे दिल्ली से सरकार नहीं चलेगी। जो 6 करोड़ लोग गुजराती कहेंगे सरकार वही करेगी। हिम्मत नहीं किसी की अगर हमारी सरकार के अंदर कोई मंत्री जनता के खिलाफ काम करे। लेकिन आपके नेता यही बोलते हैं कि एक बार केजरीवाल की सरकार बना दो। वो एक तरह से जनता का अभी भरोसा मेरे ऊपर है। तो ये जो वादे हैं हमने जनता के बीच में घूम घूम के किए हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं बिजली मुफ्त करूंगा, मेरी गारंटी है, जनता विश्वास करती है, केजरीवाल बोल रहा है तो होगा। तो ये जो 6-7 काम हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमारी जो भी सरकार आएगी आपके ये सारे वादे पूरे होंगे। अब केजरीवाल के कुछ वादों को भले ही भाजपा रेवड़ी गिनाए, लेकिन केजरीवाल की ये बात पर तो अब भाजपा को भी विचार करना होगा। उनका एक बड़ा और एक सूचक प्रश्न कि क्या विजय रूपानी को गुजरात की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था? क्या भूपेंद्र पटेल को गुजरात की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था, या फिर भाजपा के हाई कमान यानी दिल्ली में जो बैठते हैं वो नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की जनता को सौंप दिया? अब ये प्रश्न इसीलिए अहम है क्योंकि हो सकता है कि शायद केजरीवाल पंजाब की तरह यहाँ पर भी जनता के मत ले, वोट कराए और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा प्रस्तुत भी करे। क्या केजरीवाल का ये तंज भाजपा को अभी ही संभलने का मौका दे रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ नया फैसला लेंगे? मोदी शासन के बाद जनता भाजपा से मोदी जैसे ही सूझबूझ वाले मुख्यमंत्री चाहती है, तो क्या भाजपा कुछ सोचेगी? क्या कोई नया चेहरा नजर आ सकता है? भले ही यह ऐलान हो गया हो कि शायद भूपेंद्र पटेल ही भाजपा की पसंद होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन क्या एक बार जनता की भी राय भाजपा को लेनी चाहिए? प्रश्न यहां पर इसीलिए उठता है क्योंकि यह आम आदमी पार्टी है, नहीं कि कांग्रेस। शायद हो सकता है कि भाजपा अपनी रणनीति के चलते आक्षेप प्रति आक्षेप में कहीं ना कहीं कांग्रेस को उलझाए रखे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो भाजपा को भाजपा की ही जबानी में जवाब दे जाती है। सोचना यह है क्योंकि भाजपा के लिए यह नाक का सवाल है कि गुजरात उसका गढ़ बना रहे। कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल से ही दिल्ली तक का रास्ता तय हुआ है, तो गुजरात राज्य को कायम रखना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और चुनौती सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि दिल्ली में सत्ता को जमाए रखना है, लेकिन चुनौती इसलिए भी है और 2022 में चेहरा का विचार करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि 2024 में भी शायद प्रधानमंत्री के तौर पर कौन आएगा उसका भी कहीं ना कहीं कुछ एनालिसिस होगा कि कौन भाजपा का नेता जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत करने में जो भाजपा का सूत्र है उसमें ज़्यादा सफल हुआ है, या फिर किसने अपना गढ़ बचा के रखा है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी वाली सादगी वाली राजनीति है, भाजपा उसको टैकल कैसे कर पाती है। भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास ऐसे तो हर नीति का कुछ ना कुछ जवाब होता है, तो देखना यह भी होगा कि गुजरात में भाजपा जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ नया करती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है, एक मजबूती के लिए, एक संगठन में फिर से एक नई जान फूंकने के लिए। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में कांग्रेस को बचा पाएगी? कांग्रेस के लिए चुनौती है सत्ता नहीं लेकिन विपक्ष में बरकरार रहने की। कांग्रेस की बात करें 125 से ज्यादा सीटें लानी है, उनका ध्येय बिल्कुल क्लियर है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले उन्हें 55 से 60 का विश्वास था, जो अब कहीं ना कहीं सत्ता हासिल करने जितनी सीटों का विश्वास उनमें देखने को मिलता है। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा के नेताओं द्वारा अक्सर 182 में से 182 सीटें लाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अचानक से अमित शाह ने जब 2/3 की बात कर दी है तो कहीं ना कहीं यह आंकड़ा क्यों कम होता जा रहा है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को निकालने के चक्कर में गुजरात में आम आदमी पार्टी घर कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़त 2024 में भी भारी पड़ जाए। तो भाजपा को जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है।
और ये भी तय करने की जरूरत है कि अगर भाजपा की कहीं पर आलोचना हो रही है तो क्यों हो रही है। उन्हें उन पर एनालिसिस करने की जरूरत है, उन्हें एक रिपोर्ट सही में तैयार करने की जरूरत है कि जनता आखिर मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहती है, या फिर जनता भाजपा के शासन में कितनी खुश है या कितनी नाखुश है, या फिर नरेंद्र मोदी के दम पर अभी भी गुजरात के लोग भाजपा को मत देने के लिए तैयार है। अब ये तो हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट थी गुजरात के चुनावी माहौल के ऊपर। आगे भी कुछ घटनाएं घटेगी। वैसे तो अमित जी ने कहीं ना कहीं इस महीने के अंत कहकर कुछ अंदाजा दे ही दिया है कि अब चुनाव की घोषणा कब होगी, लेकिन फिर भी हम मिलते रहेंगे गुजरात के मुद्दे पर, तो खास कि आखिर गुजरात में जो राजनीति है वो किस ओर झुक रही है या क्या कह जाती है। तो अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।